क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। थ्री वेक्टर्स का भी स्टडी करेंगे बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आप। मतलब टू वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है जिससे उनका जो आउटपुट आए दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा, एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर और इनकी डायरेक्शंस के बीच का एंगल है थीटा। तो ए क्रॉस बी, हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं ए क्रॉस, ए डॉट बी था डॉट प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये नोटेशंस हैं। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग ए डॉट बी से डिनोट करेंगे और जो इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट आएगा उसको ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये फिजिक्स में भी बहुत सी चीजें आप पढ़ोगे। अच्छा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको इसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये एक वेक्टर आएगा, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ क्या है, दैट इज गिवन बाय द फार्मूला। आप इस फार्मूला से इसका मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अच्छा, और इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो लिखना है बच्चों डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ A cross B is perpendicular to the plane of A and B. A cross B जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है, that is perpendicular to the plane of A and B। मतलब A और B से जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर से आप जो है ना एक प्लेन बना सकते हो, ये जैसे ये एक प्लेन बन रहा है और ये जो प्लेन बनेगा ना ये प्लेन बन रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा, इन दोनों वेक्टर्स, ये एक वेक्टर है एक वेक्टर ये प्लेन बन रहा है। तो अब हमारा जो ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो एक अपवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि जैसे ए क्रॉस बी, मतलब जो ए क्रॉस बी वेक्टर है वो ए और बी से जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ जैसे कोई आप पढ़ते हो ना, ये प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि इस प्लेन पर जितनी भी लाइंस हैं, इस प्लेन पर जितनी भी लाइंस ड्रॉ करोगे उन सब के परपेंडिकुलर। मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर है एंड बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये जो वेक्टर है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। राइट डाउन, therefore this implies that a cross b vector is perpendicular to both the vectors a and b। a cross b vector is perpendicular to both the vectors a and b। वो a वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और b वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप a क्रॉस b वेक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर है और ए वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल होता है दो वेक्टर्स का, तो दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा। अच्छा, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ए और बी से ये प्लेन बन रहा है, ये बोर्ड ही समझ लो यही प्लेन बन रहा है। तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो ये भी हो सकता है आउटवर्ड डायरेक्शन, ये इनवर्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ भी हो सकता है। अब ये डिसाइड करना है कि भाई ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन होगी या इनवर्ड डायरेक्शन होगी, इनटू द बोर्ड होगा या आउट ऑफ द बोर्ड होगा।
वो डिसाइड करने के लिए एक रूल होगा, आप लोगों को पता होगा वो रूल कौन सा है, राइट हैंड रूल क्या होता है? अच्छा, हम लोग स्क्रू रूल पढ़ेंगे, राइट हैंड स्क्रू। ये क्या होता है? पेंच कसते हो ना आप लोग, तो यहाँ पर आप ऐसा करो, एक स्क्रू रखो यहाँ पर ए और बी के पिटर, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन तो ए से बी की तरफ रोटेट करो। ए से बी की तरफ रोटेट कर रहे हो तो ये कहां पर एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करते हो तो आउटवर्ड आता है, ओपन अप होता है इसकी। और अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो ना तो वो आप जो है इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाता है। तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये इसके अकॉर्डिंग आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है? वो तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना? अच्छा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बच्चों आउटवर्ड, आपको समझ में आ गया? ए से बी की तरफ रोटेट करो स्क्रू को, और वो जिधर की तरफ स्क्रू मूव करेगा वही डायरेक्शन होगी। यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन आ रही है, ये डायरेक्ट मतलब ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है बच्चों, ये आप ऐसे कह सकते हो, ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी की है, ठीक है? और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी? बी से ए की तरफ रोटेट करो, बी से ए की तरफ मतलब ये आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर और बी क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शंस के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये आ गई आउटवर्ड डायरेक्शन, और बी क्रॉस ए की इनवर्ड डायरेक्शन आ गई, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दो वेक्टर्स हो गए, इन दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शंस के बीच में कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो अगर दो वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप लिखते हो वन वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, लिखोगे माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। मतलब ये हुआ कि ए जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है दैट इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ को रूल को ये फॉलो नहीं करता। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक बात है भाई? तो अब ये बताओ कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन तो हमें पता चल गई। अब एक बात जो आपको बताने वाला हूं ध्यान से समझना, किसी भी वेक्टर को लिखना हो तो आपको दो इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। अब मुझे ए क्रॉस बी वेक्टर लिखना है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, अब क्या चाहिए? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जो कि हमें पता नहीं। तो लेट n cap be the unit vector in the direction of A cross B. N cap be the unit vector in the direction of A cross B. N cap क्या है बच्चों? A क्रॉस B की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमने अज्यूम किया है, हमने डिनोट किया है उस यूनिट वेक्टर को, n cap, ठीक है? तो अब आप क्या लिख सकते हो? अब आप लिख सकते हो कि जो A क्रॉस B वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। n cap is a unit vector in the direction of A cross B. In the direction of A cross B. n cap is a unit vector in the डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आई है ना, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने लिया है एन कैप। तो अब बताओ एन कैप जो यूनिट वेक्टर है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अब यहां पर आपको अगर कोई पूछता है कि एन कैप बताओ, वो क्या आएगा? ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो बच्चों आपको ए और बी दो वेक्टर्स दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा भाई इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया? ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस, ठीक है? अच्छा, एक अगर ये एन कैप आएगा तो एक अपोजिट डायरेक्शन में जो आएगा तो दो यूनिट वेक्टर आएंगे, तो प्लस माइनस आंसर फाइनल जब लिखते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं, दो यूनिट वेक्टर्स आएंगे ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। अच्छा, अब सुनो बच्चों, आपने कहा भाई ए क्रॉस बी वेक्टर है, वो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए क्रॉस बी का, और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया एन कैप। अब इससे जो आपको अभी रिजल्ट बताया गया है, बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट ये बताओ, ये एक्स एक्सिस है
ये y एक्सिस है, x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप है, y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप। ठीक बात है भाई। k कैप क्या होता है? ये z एक्सिस की डायरेक्शन में, ये z एक्सिस, z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर k कैप। अगर मैं आपसे पूछता हूं i कैप क्रॉस j कैप बताओ, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मिलता है? ये फार्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू साइन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, इनटू उन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब a क्रॉस b, i कैप क्रॉस j कैप का जो डायरेक्शन आएगा वो z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी, और उधर यूनिट वेक्टर क्या होता है, k कैप। भाई यहां पर बताया था ना, n कैप क्या है, a क्रॉस b की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यहां पर i कैप क्रॉस j कैप क्या आएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, i कैप क्रॉस j कैप जो वेक्टर आएगा वो किधर होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा। और ये कौन सी डायरेक्शन है, z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, k कैप। तो यहाँ क्या आएगा, k कैप। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, sin 90 भी 1 हो गया। फार्मूला क्या आ गया, i कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू k कैप। 1 नहीं, एक वेक्टर क्वांटिटी, ये क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो i कैप क्रॉस j कैप कितना आया, k कैप। सिमिलरली आप यहां से देखो, मैं तुम्हें एक रिजल्ट बता देता हूं, i कैप यहां लिखो, j कैप लिखो, k कैप लिखो, एक सर्कल में लिखो। एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे ना अगर आप, i कैप क्रॉस j कैप तो k कैप आएगा, j कैप क्रॉस k कैप क्या आएगा, i कैप आएगा, k कैप क्रॉस i कैप क्या आएगा, j कैप आएगा। अगर उल्टा कर दो, j कैप क्रॉस i कैप कर दो तो क्या आएगा, माइनस ऑफ k कैप। ठीक बात है भाई, ये रिजल्ट मिल गया आपको, i कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू k कैप। अगर सर्कल में लिखते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो जो रिमेनिंग थर्ड वन होगा, i कैप क्रॉस j कैप k कैप, j कैप क्रॉस k कैप i कैप, k कैप क्रॉस i कैप j। और उल्टा क्लॉकवाइज चलो, j कैप क्रॉस i कैप क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ k कैप। ये याद रखना, एक एक नंबर में कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, फाइनल उसमें एंट्रेंस वगैरह में तो नहीं पूछे जाएंगे, बट छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, और बच्चे वहां पर भी थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन हो जाता है, ये प्लस का था या माइनस का, तो इसलिए सर्कल में आपको बता दिया ऐसे लिखना है। अब बच्चों जब ये जो रूल्स बताए गए हैं, इन रूल्स को यूज करते हुए आपको जो दो वेक्टर्स हैं a और b, वो i कैप j कैप और k कैप के टर्म्स में दिए जाएंगे। जैसे आपसे कहा गया भाई एक वेक्टर है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और एक वेक्टर है b a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। और आप a क्रॉस b बताओ, a क्रॉस b पता कर लेंगे हम लोग भाई, ये a वेक्टर लिखेंगे क्रॉस और b वेक्टर लिखेंगे, फिर i, अच्छा i कैप क्रॉस i कैप क्या होगा भाई, जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि एंगल दोनों के बीच का जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा। जीरो वेक्टर लिखेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, ठीक है ना, एक, क्योंकि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो i कैप क्रॉस i कैप इज अ जीरो वेक्टर। ओके, तो a क्रॉस b का a वेक्टर का b वेक्टर्स के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट पता करते हो ना, वो क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी ना, दैट रिजल्ट कैन बी रिटन इन द डिटरमिनेंट फॉर्म। एक वैसे तो आप निकालोगे i कैप, इसका जो है डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट तीनों के साथ निकालोगे, तो i कैप का क्रॉस i कैप जीरो हो जाएगा, i कैप क्रॉस j कैप आ जाएगा k कैप, i कैप क्रॉस k कैप आपका आ जाएगा माइनस j कैप। वो रिजल्ट्स आप पूरे निकालोगे, वो जो भी क्वांटिटी आएगी वो आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हो। उस रिजल्ट को किसके इक्वल आएगा, a वेक्टर और b वेक्टर अगर इस तरह से दिए गए हो तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है that can be obtained from this determinant I cap, j cap and k cap लिख दो यहाँ पर। और पहले वाले वेक्टर में I cap, j cap, k cap के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेकंड रो में लिख दो आप। दूसरे वाले वेक्टर में I cap, j cap, k cap के कोफिशिएंट्स को आप थर्ड रो में लिख, a2, b2 और c। इस तरीके से आपको बच्चों a और b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा अगर a और b वेक्टर इस तरह से दी। ये फार्मूला जरूर लिखिए। अब यू ऑल नो हाउ टू एक्सपैंड दिस डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करो, आपको a क्रॉस b मिल गया। अभी आपको मैं इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, लिख लिया भाई फार्मूला।
ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में दिए गए हैं तो ए क्रॉस बी वेक्टर को कैसे पता करना है ये आपको बता दें। ठीक है, लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, क्योंकि अभी देखो अभी ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं हो रहा है। इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, जब ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी तब मैथमेटिक्स पे दिमाग लगाना शुरू होगा। विदाउट इंफॉर्मेशन इसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपके लिए रूल्स अभी बताए जा रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो बच्चों, ए और बी दो वेक्टर्स हैं। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप और बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, फाइंड ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बताओ। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बताना था बेटा, कितना आया है? 19 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ 19√2। जरूरत नहीं थी उसका स्क्वायर पता करने की। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? अगर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ भाई अंश कितना आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस? 19√2 आया है। मेहुल नहीं आया ना? स्क्वायर की जरूरत कहां पड़ेगी? 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर अगर आ रहा है तो हो जाएगा 2 इंटू 19 स्क्वायर, 19 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और 19√2 आंसर आ जाएगा। नहीं धृति बताओ। हाँ भाई ध्रुव, ध्रुव बोलो बेटा आया क्या? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आया क्या? नहीं आया ना? हाँ अभिसार बताओ, स्क्वायर रूट है सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आया क्या? नहीं आया। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है? अब चेक करते हैं, पहले ए क्रॉस बी बताओ भाई। अनंत ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, ध्रुव बताना भाई ये ठीक है फर्स्ट रो, और सेकेंड रो में आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स, थर्ड रो में दूसरे वाले वेक्टर्स के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स। अब आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करो। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे तो पहले साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस प्लस आई कैप, फिर क्या करोगे आप जिस रो या जिस कॉलम में डिलीट करो क्या आएगा -14 प्लस 14 आ जाएगा भाई, माइनस जे का फिर क्या आएगा हटाओ इसको, ये आ जाएगा कितना 2 माइनस 21 प्लस के का कितना आ जाएगा, ये डिलीट किया आएगा -2 प्लस 21। तो फाइनली ए क्रॉस बी कम्स आउट टू बी ये 19 माइनस का आएगा, माइनस यहाँ भी 19 जे का प्लस 19 के का, यही आया क्या? क्यों ध्रुव ए क्रॉस बी तुम्हारा ये गलत कैसे है, माइनस का क्यों आया है? साइन कन्वेंशन आई कैप वाला क्यों देख रहे हो, जे कैप वाला देखो। अच्छा अब इसका यही सेम आया था बच्चों 19 जे कैप, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? आएगा अंडर रूट 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, ये आ जाएगा √2 इंटू 19 स्क्वायर, तो 19√2 आ गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। डन है ना? अगर ये पूछते ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ, फाइंड यूनिट वेक्टर्स
परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, बोथ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। तो क्या करते हैं इसके बाद, आपको यूनिट वेक्टर का फार्मूला बताया गया प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस। दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर हो सकते हैं, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, एक इनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर ए क्रॉस बी, ए और बी के परपेंडिकुलर पूछा गया तो फिर हम क्या लिखते हैं, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का फार्मूला बताया था बच्चों, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड। ये क्या है, प्लस माइनस ए क्रॉस बी आपको पता है 19 जे कैप प्लस 19 के कैप अपॉन 19 रूट 2। तो फाइनली क्या आ जाएगा, प्लस माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 2। ये दो यूनिट वेक्टर्स मिल गए, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स मिल गए। डन है भाई, ओके। यहीं पर छोड़, नहीं नहीं यहीं पर छोड़ दें, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी करना तुम लोग, क्वेश्चन दे रहा हूं। एसी बंद करना है, बंद करना है। इसके डायरेक्ट बेचारे की ठंड लग रही है इसको। तुम उधर बैठो कोने में जहां धरती बैठी हुई, उसने यहाँ तो और ठंड लग रही है। वो अब कह रही है कि ऐसा थोड़ा मुझे बहुत ठंड लगती है, वो देखो उस कोने में बैठी है पिलर के उधर। हाँ पंखा बंद कर, पंखा तो बंद करवा दिया, पंखा चला लो तुम, वहां बैठ जाओ। चलो अब सुनो, ए और बी दो वेक्टर्स पता है, ए और बी दो वेक्टर्स पता है आपको, एक यूनिट वेक्टर पता है, एक क्या मतलब यूनिट वेक्टर्स बताना है जो ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, सेकंड क्वेश्चन 10.4 का, unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b where a is equal to, लिखो भाई a वेक्टर लिखो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और b वेक्टर है हमारा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। फाइंड अ यूनिट वेक्टर perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b, perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b। हमें a plus b और a minus b ये दो वेक्टर्स हैं, इनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, जिसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पता करना हो पहले वो वेक्टर पता कर लो। हमें a plus b और a minus b के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए। तो पहले a plus b वेक्टर बताओ, a plus b वेक्टर का उत्तर पता करो पहले। आंसर आ गया सर वो अच्छा, और a minus b इन दोनों को आप c और d से अलग अलग डिनोट कर लो। a plus b को c वेक्टर से डिनोट कर लिया और a minus b वेक्टर को d से डिनोट कर लिया। अब c और d के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछा है, तो क्या आएगा मेहुल, c और d, ये आएगा c क्रॉस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c क्रॉस d प्लस माइनस, तो ये n कैप आ जाएगा। दोनों हमारे यूनिट वेक्टर्स आएंगे जो परपेंडिकुलर हैं, ये c और d दोनों के, तो हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है भाई, आ गया ना, डन है भाई ध्रुव, ओके है यहाँ तक। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस, a प्लस बी पहले निकालेंगे आप, a माइनस बी भी निकालेंगे, इनको मैंने c और d से डिनोट कर दिया, फिर अब c और d दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पता कर लिया। डन है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं आपको, ओके है, आगे बढ़ा जाए फिर, अब कुछ और बातें बताई जाए। आप लोगों ने बच्चों एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ रखा है, अब हम लोग वेक्टर्स को यूज करते हुए एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये सब पता करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी बातें देखते हैं। देखो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है बच्चों, और इस ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स की डायरेक्शन में दो वेक्टर, एडजेसेंट साइड मतलब एक ए बी की डायरेक्शन में वेक्टर पता है और एक ए सी की डायरेक्शन में वेक्टर पता है बी। मतलब
कि जो ए वेक्टर है ये कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड है बाय द साइड ए बी, मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी के लेंथ के इक्वल है और ए वेक्टर की डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। और जो ए सी वेक्टर है, मतलब ये बी वेक्टर हमारा ए सी की डायरेक्शन में है, तो ए सी की जो लेंथ है वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम ए टू सी। मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये दो वेक्टर्स आपको ऐसे दिए जाएंगे आई कैप और जे कैप के टर्म्स में ऐसे। फिर पूछा जाएगा भाई इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए टू बी ए टू आई कैप प्लस ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस। आपको टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल की डायरेक्शन में दो वेक्टर्स पता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, भाई इधर देखो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल में आपको बेसिक फार्मूला क्या बताया गया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेसिक फार्मूला, और सब तो इसी से डिराइव होते हैं। तो बच्चों इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया पता करना है तो मैंने क्या किया, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी साइड्स पर, सी से सी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसके बाद हमने फार्मूला यूज किया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑल्टीट्यूड सी एन। यही है बेसिक फार्मूला, तो यही है ट्रायंगल के एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ए बी की लेंथ जो है क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए है। ए बी लेंथ कितना है, ए बी लेंथ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, और सी एन हमें पता नहीं, सी एन हमें पता नहीं। अच्छा अब क्या है, अभी क्या फार्मूला, हाँ अब हम ए बी का यहाँ सी एन निकालते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं, इन ट्रायंगल ए एंड सी, इन ट्रायंगल ए एंड सी, इस एंगल को मैं थीटा से डिनोट कर लेता हूं, मुझे पता नहीं है ये एंगल। और अगर इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा पता करता हूं तो क्या आएगा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा अगर पता करता हूं तो आएगा सी एन अपॉन ए सी। ठीक है ना, सी एन अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पता है ना आपको। तो सी एन क्या आ जाएगा, सी एन आ जाएगा ए सी साइन थीटा। ए सी क्या है, व्हाट इज ए सी, लेंथ, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो बच्चों आपको पता चल गया जो सी एन कम्स आउट टू बी वो कितना है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। और आपको ये क्या बताया गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या था, दिस वाज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा था ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फाइनली आपको पता चल गया कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो अगर आपको किसी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स के अलोंग तो वेक्टर्स पता हो ए और बी, तो उस ट्रायंगल का जो एरिया का फार्मूला आता है वो कितना आता है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और आपको दो वेक्टर्स दिए गए हो तो उनका ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना आता है, मैग्नीट्यूड पता कर लोगे तो एरिया दिस स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ जाएगा। ये नोट करो, फार्मूला याद रखना है बाद में, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अभी क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये नोट बेटा। साइन थीटा आएगा इस ट्रायंगल में, साइन थीटा आएगा सी एन अपॉन ए सी, और सी एन हो जाएगा यहां से ए सी साइन थीटा। ए सी क्या है, ए सी बेटा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, सी एन की वैल्यू आ गई। सी एन की वैल्यू मैंने इस फार्मूला में सी एन की जगह में रख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, और फिर ये आपको ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा क्या था, आज की स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस। तो ए बी साइन थीटा की जगह में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी लिख दिया। फाइनली वो फार्मूला बना दिया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये कब है, अगर किसी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग दो वेक्टर्स पता हो तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, एरिया की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अभी ये सारी इंफॉर्मेशन भाई रिवाइज करके रखना, क्योंकि लास्ट में मैं इन पर मिक्स्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, डिफरेंट क्वेश्चन, उस समय पर आपका
एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम क्वेश्चंस को कर नहीं सकते हैं। तो अब हमारा टारगेट आने वाला है क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब सुनो, अब बच्चों क्या होगा, आपको ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर्स नहीं देंगे। 3D स्पेस में कोई पॉइंट है, यहां एक पॉइंट, यहां है एक पॉइंट, यहां 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, वो भी स्पेस में दिए रहेंगे, मतलब 2D नहीं है, प्लेन में पॉइंट नहीं। 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे, एक पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और बी पॉइंट है x2 y2 और z2, और सी पॉइंट है x3 y3 और z3। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट मतलब उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए, और फिर पूछा जाएगा भाई एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बताओ, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है भाई। एरिया ट्रायंगल के बारे में तो आपको 9th क्लास से सिखाना शुरू कर देते थे, छोटी क्लासेस में भी एरिया तो शुरू हो जाता था, बट उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रायंगल बताते थे। राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अच्छा, फिर बाद में भाई ऐसा आया 9th में, एक था आपका फार्मूला था हेरॉन्स फार्मूला, वो किसी भी तरह का ट्रायंगल क्यों ना हो एरिया निकाल देता था। यहां पर स्पेस में 3 पॉइंट्स हैं, उन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करो तो एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगुलर प्लेन बनेगा, उसका एरिया निकालना है हमें। तो अब भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी टेक्निक्स आ रही हैं आपके पास में, एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब आप क्या करोगे, आप बच्चों तो एडजेसेंट साइड मतलब बी को ले लिया अगर ना, तो फिर बीसी वेक्टर निकालो, बीसी वेक्टर तो मिल जाएगा। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है वो कैसे मिलता है, x3 माइनस x2 i का प्लस y3 माइनस y2 j का प्लस z3 माइनस z2 k का, याद है बीसी वेक्टर आ गया। तो फिर बीसी वेक्टर निकाला तो फिर बीए वेक्टर निकालना, बीए और बीसी ये ट्रायंगल बनेगा इन दोनों से, बीए वेक्टर निकाल लो आप। टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है, तो बीए वेक्टर निकालोगे तो x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 i का प्लस y1 माइनस y2 j का प्लस z1 माइनस z2 k का। अब बच्चों BC और BA वेक्टर मिल जाएंगे आपको, जब दो एडजेसेंट साइड्स के डायरेक्शन में दो अलोंग वेक्टर्स मिल गए, तो आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल पता है, हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ BC क्रॉस E, एरिया। ठीक है ना, और अगर ये एरिया 0 आ जाए तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे। अब बच्चों आपको इसी पर बेस्ड मतलब पॉइंट को दो तरीके से, पॉइंट के बारे में 2 तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है, या तो उसके कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं या तो उसका पोजीशन वेक्टर दिया जाता है। तो अगर आपको तीनों पॉइंट्स के ये ट्रायंगल जो बन रहा है ना, इन ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स दिए गए, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला डिराइव करना है, वो डेरिवेशन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। ये नोट कर सकते हैं, तो नोट कर वर्टिसेस गिवन होगा ट्रायंगल के, तो देखो वेक्टर्स को यूज करते हुए भी हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नींद तो नहीं आ रही, तो 4 बजे तक अरे तो सीरियसली अरे वाह। वैसे सर का कहना ये था कि ज्यादा बच्चे अगर तैयार हो ना तो हम इनकी क्लासेस और बढ़ा देंगे। भाई देखो ऐसा है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अच्छे रैंक पर लेना है, तो और केमिस्ट्री एक बार बहुत अच्छी तरह से कर लो। ये आपको बताऊं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑल ओवर इंडिया के एक्सपर्ट, मतलब जिसको कोई नहीं पढ़ाता ना, वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन तुम्हारा एडवांस तक का गलत नहीं होगा, गारंटी है कि उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का नहीं गलत हो सकता। इनकी पूरी रिसर्च है इनऑर्गेनिक। तो अब तुमको इनऑर्गेनिक के लिए मैंने बुलाया था, पर मैंने कहा ऑर्गेनिक भी पढ़वाते हैं। ऑर्गेनिक पढ़ाने के बाद में इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, 2 सेगमेंट तुम्हारे पक्के हो जाएंगे, फिर सीधे पेपर सॉल्व कराएंगे। मतलब तुम लोग जब पेपर सॉल्व करोगे और तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, तब पता चलेगा ना कि हाँ पढ़ा है हमने। पेपर सॉल्व कराना तो हम अगस्त से शुरू करते हैं, जेई मेंस के।
जेई मेंस के पेपर्स में आपका रैंक निकलना शुरू हो जाएगा कि भाई अच्छा हमारे अभी इस रैंक इस इतने लेवल के करेक्ट हो रहे हैं, फिर बहुत टाइम रहेगा और धीरे 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 आप एडवांस लेवल तक पहुंच जाओगे। केमिस्ट्री ही तुम्हारी परसेंटाइल बहुत अच्छा कर देती है, बहुत ज्यादा। कोई 25 में से बच्चे 22 23 तक करेक्ट करके आ जाते हैं, वो रैंक अपने आप ही वो एक लेवल पर पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है फिजिक्स। मैथमेटिक्स में टफ क्वेश्चंस आते हैं, जो मैथ में भी अच्छा स्कोर कर ले गया उसका तो सारे सेंटर्स फाइनल। फिर तो ये देखते कैसे छोड़ती है, अगर मतलब इसका हो ही जाएगा NSIT है, BTU करवा तो देंगे इसका सिलेक्शन। नहीं, ये मुझे लगता है ज्वाइन कर लेगी बाद में अगर हो जाएगा इसका। हाँ, मतलब इसका गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज तो ये छोड़ देगी। ये कह रही है मुझे गवर्नमेंट में जाना नहीं, प्राइवेट में जाना है। किसमें बेटा? बेट्स पिलानी थी प्राइवेट। यस, अच्छा मतलब बेटा ये बेट्स पिलानी के लिए प्रिपरेशन करेगी और फिर कहेगी मैं DTU छोड़ देती हूँ। वैसे DTU एंड बेट्स पिलानी में ऑप्शन मिले तो वी शुड गो फॉर बेट्स पिलानी। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। IIT से भी लोग करते हैं। नहीं, काम बहुत अच्छा है उसका, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। और एक मैं तुम लोगों को बताऊंगा, एक कंपनी बहुत अच्छे लेवल पर है हमारे इंडिया में, और जिनके पिताजी और उनका बेटा दोनों ही वहीं से पढ़े हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे लेवल की कंपनी क्रिएट की है। अच्छा सुनो, यहाँ पर सर आपने IQ टेस्ट तो करवाया? अरे यार तुम लोग IQ ठीक है, रोज ही तो टेस्ट करते हैं हम लोग। अरे उनके मैथड यार पता चल जाता है। IQ ठीक है तुम लोगों का, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, वो उनके लिए होता है जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम लोगों को तो बहुत अच्छी चीजें समझ में आ जाती है, नहीं आती है? मतलब बहुत सी चीजें समझ लेते हो तुम लोग, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम थोड़ा आ रही है कि अच्छा नहीं ये तो बिल्कुल पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे बच्चे बोलते हैं ना हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने ही नहीं है क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तुम लोगों को तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ में आ जाती है क्या होती है, मतलब IQ ठीक है, IQ ठीक है तुम लोगों का, वो करा देंगे। वैसे तुम लोगों का अच्छा ही आएगा। सुनो, नहीं ऐसा हो नहीं सकता यार। अच्छा बेटा मैथ के टेस्ट से भागना चाह रहे हो? देखो आपको बच्चों पॉइंट्स तो मैंने दिए थे, अभी कोऑर्डिनेट्स दिए थे ना। अब आपको क्या देने वाला हूं, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ध्यान देना भाई। ये A वेक्टर क्या है? A वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ध्रुव तुम्हें पता है ना क्या होता है पोजीशन वेक्टर? बेटा किसी भी पॉइंट को ना, रेफरेंस पॉइंट जिसको आपने 0 0 0 लिया हुआ है, ओरिजिन बोलते हो, उसे ज्वाइन कर दो। A पॉइंट, तो जो ये वेक्टर मिलता है ना, इस वेक्टर को बोलते हैं OA वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A। तो आपको या तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा या तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, दोनों इंटरचेंज है, मतलब इंटरचेंजेबल है, मतलब चेंज कर सकते हो। कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 z1 है तो उसका पोजीशन वेक्टर होता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब हमें A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर है B और C का पोजीशन वेक्टर है C वेक्टर। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बताना है। तो क्या करना होगा भाई, अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है तो मैं पहले BC वेक्टर पता करूंगा। BC वेक्टर क्या आएगा भाई, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। अच्छा, और BA वेक्टर क्या आएगा, BA वेक्टर आएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर। भाई ABC वेक्टर और BA वेक्टर पता कर लिया। अब हमें फार्मूला बताया गया भाई कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ BC क्रॉस BA। ठीक बात है भाई, BC क्रॉस BA। अब हम BC क्रॉस BA पता करते हैं तो एरिया इज इक्वल टू हाफ BC वेक्टर क्या है C माइनस B क्रॉस BA वेक्टर क्या है A माइनस B। अच्छा, यहां डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखो भाई, C का क्रॉस प्रोडक्ट होगा A के साथ भी, C का क्रॉस प्रोडक्ट होगा B के साथ भी, तो क्या आएगा ये आएगा हाफ C क्रॉस A माइनस C क्रॉस B माइनस B क्रॉस A और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस B क्रॉस B। ये लाइन समझो भाई, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज किया हमने, डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इसके बाद कुछ और चेंजेस करना है मुझे। B क्रॉस B तो क्या हो जाएगा जीरो वेक्टर,
किसी भी वेक्टर का अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आएगा जीरो वेक्टर, बी क्रॉस बी जीरो वेक्टर, और माइनस बी क्रॉस ए को हम लिखेंगे प्लस ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए, तो माइनस बी क्रॉस ए को लिख देंगे प्लस ए क्रॉस बी, माइनस सी क्रॉस बी को लिख देंगे प्लस बी क्रॉस सी। फाइनली एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ गया हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यहां पर पहले मैं ये वाला लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये तो कहेंगे, अब वो क्वेश्चन ऐसे देते हैं, बोर्ड की बात कर रहा हूं, अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, then prove that area of the triangle is half magnitude of this, वो प्रूव करा। तो बड़ा आसान सा था, हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल पता करना, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बीसी वेक्टर निकालो, बीए वेक्टर निकालो, फिर उसका फार्मूला लिखो, इसके बाद यहाँ पर सिंप्लीफाई करो, आंसर आती, नोट कर लो। देखो तुम्हारा बोर्ड की प्रिपरेशन हो रही है और इसके जस्ट बाद में एंट्रेंस पर पहुंचो, क्योंकि आइडिया हमारा ये है, वहां स्लोली आप पढ़ते रहो, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे में हम बुक 2 खत्म कर देंगे, बुक 2 खत्म हो जाएगी, फिर बुक ए वहां भी खत्म हो जाएगी कुछ दिनों में, तो आपको जुलाई एंड तक में पता चलेगा हमारा सिलेबस तो हो गया, फिर इनफ टाइम रहेगा, हम वर्क कर सकते हैं मॉक टेस्ट पर, स्पीड पर, एंट्रेंस पर काम कर सकते हैं। तो ये हमारा है कि अगली 2 सब्जेक्ट्स को तो हम कर ही लेंगे, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। बेटा देखो ऐसा है ना कि मार्क्स कहीं लिखें या ना लिखें, हमें अपनी मार्कशीट तो हमें खुद देखनी है ना, नहीं अब ज्यादा कोई मतलब नहीं रह गया बोर्ड के मार्क्स में। यस, तो नॉलेज तो होना चाहिए, तो 9th में और 8th में भी देखो कहीं नहीं लिखे जाते थे, पर बच्चे टॉप करते थे, 8th में 7th में भी टॉप करते थे। नहीं यार देखो एक मैं बताऊं, हर चीज की एक वैल्यू होती है, जब आप व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू तो आपकी मार्कशीट तो देखता है, ठीक है, आपका स्कूल भी देखता है, मार्कशीट भी देखता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी देता है, तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस तो आता है। तो सिर्फ एडमिशन के लिए क्यों देखते हो आप, हमारे यहाँ ये रहता है ना कि भाई हमें एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वो एक सेकेंडरी है, पढ़ना है सब्जेक्ट को पढ़ना है बेसिकली। अगर मान लो वेक्टर्स बहुत यूज हो रहा है आपका, तो पहले तो वेक्टर्स ही पढ़ाया जाता है, फिर कैलकुलस पढ़ाई जाती है, मतलब वेक्टर्स के बारे में, और थोड़ा बहुत आप एप्लीकेशन भी सोचा करो। इन ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें इंडस्ट्री में यूज नहीं होती हैं, बट अब हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम रिलेट कर पाए, अदरवाइज रिलेट कर सकते हैं सभी जगह। ये जितना भी आप पढ़ रहे हो ये सारा यूज हो रहा होता है। अच्छा, अब देखो भाई ये आ गया हमारा वेक्टर्स का एरिया, सॉरी एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ गया। अब एक बात बताओ, अगर इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर होना है, अगर इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर होना है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 होना चाहिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 होना चाहिए, मतलब ये वेक्टर क्या होना चाहिए, 0 वेक्टर होना चाहिए। तो इफ दीज पॉइंट्स आर टू बी कोलिनियर, तो क्या होना चाहिए भाई, कोलिनियर होने के लिए फॉर पॉइंट्स A, B and C कोलिनियर होने के लिए पता चल गया A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A शुड बी 0 वेक्टर। ये प्रूव करने के लिए कहा जाता है 3 वेक्टर्स जिनके पोजीशन वेक्टर, सॉरी 3 पॉइंट्स जिनके पोजीशन वेक्टर्स हमारे A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर्स हैं, उनको अगर कोलिनियर होना है तो क्या 0 होना चाहिए, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A 0 वेक्टर होना चाहिए, 0 वेक्टर। डन, 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम तीसरे की बात करते हैं। ओके, अब बच्चों देखो, आपने कहा भाई ट्रायंगल का एरिया हो गया, अब एक पैरेललोग्राम, करा रखा होगा फिजिक्स में पढ़ा होगा, तुम लोगों ने पढ़ा है? अच्छा, पैरेललोग्राम में 2 एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर्स हैं A और B, हो सकता है A और B 2 वेक्टर्स हैं, A और B 2 वेक्टर्स हैं,
वो मैंने कभी कोई एक क्लास लिखी है एंट्रेंस वाली से कराया होगा। हाँ, दो वेक्टर्स हैं ए और बी इन द डायरेक्शन ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमें इसका एरिया चाहिए बच्चों, इसको क्या करो, दो ट्रायंगल में डिवाइड करो ऐसे, और ये जितना एरिया इसका आएगा उतना ही एरिया इस दूसरे वाले ट्रायंगल का आएगा। हाँ, तो इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया आपको पता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इसको डबल करोगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सो अगर किसी भी पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर्स ए और बी हो तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया आता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये तो हो गया। अब वो थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर्स नहीं देते तो डायगोनल्स के अलोंग वेक्टर्स देते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ये नोट कर लिया तुमने। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। अब सुनो, एक पैरेललोग्राम है बच्चों और इस पैरेललोग्राम के टू डायगोनल्स के अलोंग वेक्टर, एक डायगोनल के अलोंग वेक्टर d1 है और दूसरे डायगोनल के अलोंग वेक्टर है d2। डायगोनल्स के अलोंग वेक्टर्स पता है d1 एंड d2, तो हमें एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम पता करना है। टू डायगोनल्स के अलोंग वेक्टर्स हैं d1 वेक्टर एंड d2 वेक्टर्स एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बच्चों साइड्स के अलोंग पता होना चाहिए। साइड्स के अलोंग वेक्टर्स नहीं है, लेट a वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस साइड एंड b वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस साइड। मैंने a और b ले लिया, मुझे दिया नहीं है, सिर्फ d1 और d2 पता है। तो एक बार बताओ, ये b वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी b वेक्टर हो जाएगा। और यहां से बताओ ट्रायंगल का जो एडिशन आपने पढ़ा हुआ है, वेक्टर का एडिशन, a वेक्टर प्लस b वेक्टर कितना होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर आएगा d1 वेक्टर आएगा ना। अच्छा, अब ये बताओ a वेक्टर प्लस d2 वेक्टर क्या होगा, a वेक्टर प्लस d2 वेक्टर आएगा b वेक्टर। बिल्कुल ठीक है, मतलब यहां से आ जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर आएगा माइनस d2 वेक्टर, और a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या आ गया, ये आ गया हमारा a वेक्टर प्लस d1 वेक्टर आ गया, ये आ गया बच्चों। a माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस d2 और a प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू d1 वेक्टर। अब हमें तो a वेक्टर और b वेक्टर चाहिए ना, ऐड कर दो भाई, दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, 2a वेक्टर क्या आएगा, d1 वेक्टर माइनस d2। तो a वेक्टर कितना आ गया, a वेक्टर आ गया हाफ d1 वेक्टर माइनस d2 वेक्टर, a वेक्टर मिल गया। a वेक्टर कितना आ गया, हाफ, हाँ लिख सकते हैं। और बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें से ये माइनस करने वाला हूँ, इसमें से ये माइनस करूंगा ना तो ये a वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और b वेक्टर आ जाएगा हाफ d1 प्लस d2। मतलब इस तरीके से मुझे d1 वेक्टर और d2 वेक्टर दिए गए थे, मैंने क्या किया, एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर्स a वेक्टर और b वेक्टर पता कर लिया। a वेक्टर कितना आ गया, हाफ d1 वेक्टर माइनस d2 और b वेक्टर आ गया हाफ d1 वेक्टर प्लस d2। अगर मुझे a और b वेक्टर मिल जाएंगे तो फिर तो एरिया निकाला जा सकता है। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब भाई a और b की जगह में वैल्यूज रखो जो निकाली है, हाफ a कितना आया था, d1 माइनस d2 क्रॉस हाफ d1 प्लस d2। ठीक है भाई, ओके है यहाँ तक। थोड़ा कैलकुलेशन करो, हाफ और हाफ आएगा 1/4, मल्टीप्लाई कर दिया, और d1 माइनस d2 क्रॉस d1 प्लस d2 सिंप्लीफाई करो। इसके बाद देखो क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/4, डिस्ट्रीब्यूशन तो आता है आप लोगों को, d1 क्रॉस d1 प्लस d1 क्रॉस d2 माइनस d2 क्रॉस d1 माइनस d2 क्रॉस d2। d1 क्रॉस d1 वेक्टर 0 वेक्टर आ जाएगा, d2 क्रॉस d2 वेक्टर 0 वेक्टर आ जाएगा, बचेगा क्या, 1/4, ये 0 वेक्टर, ये 0 वेक्टर, ये बचेगा d1 क्रॉस d2 माइनस d2 क्रॉस d1 को क्या लिखो, माइनस d2 क्रॉस d1 को प्लस d1 क्रॉस d2 लिख सकते हैं, d1 क्रॉस। अब क्या है, दोनों ऐड हो गए तो ट्वाइस ऑफ d1 क्रॉस d2 आ गया। तो फाइनली
टू बाहर आएगा और एरिया का फार्मूला आ गया बच्चों, हाफ d1 क्रॉस d2। ये भाई अभी हमने डिराइव किया है, आप याद कर लेना। फाइनली जो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम आया वो आया है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। मतलब डायगोनल्स के अलोंग जो दो वेक्टर्स पता थे उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ध्यान रखना, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आपको मिल जाएगा। बुक है आप लोगों के पास एनसीईआरटी? कितने लोगों के पास? यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तुम लोगों के पास नहीं? एक तो मैं दे सकता हूँ बस, ठीक है। तो भाई ऐसा करो, पेज नंबर 455, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। 455, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। फाइनल फॉर्मूला ये है बेटा, ये फाइनल है। अगर मान लो आपको डायगोनल्स के अलोंग दो वेक्टर दे दिए जाए d1 और d2, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कितना आ गया है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। पैरेललोग्राम में आपका रेक्टेंगल भी पूछा जा सकता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम, स्क्वायर भी हो सकता है, तो वो सब में आप लेके हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 को। अभी जो देखोगे तुम लोग, जो आपकी बुक में क्वेश्चन है ना, वो तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, वहां तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अब क्वेश्चन करेंगे कुछ एक्स्ट्रा। मैंने 3 क्वेश्चन छोटे छोटे दिए हैं, 10, 11, 12, 455, पेज नंबर 455 निकालिए। नहीं है किताब? इनको भी किताब शेयर कर लो यार, या इधर आ जाओ कुछ लोग, वो धृति के पास एक बैठ जाओ, रू इधर आ जाओ। एक हो गया, सॉल्व हो गया क्या? तीनों कर लिया क्या सीधा? हटा दीजिए सब कुछ बच्चों जो अभी लिखा हुआ है। लियन का क्वेश्चंस पता है कौन से करने हैं सर? 10, 11, 12। हाँ, हो गए।
ये सारा कुछ एक बार अगर जो है ना कभी भी रेफर करना है ना, कुछ ना लिख पाए होगे ना, तो ये मैंने इसीलिए रिकॉर्ड कर देता हूँ, फ्यूचर में कभी भी देख सकते हो भाई। हो सकता है इन द मंथ ऑफ सितंबर आपको जरूरत पड़ जाए, तो एज इट इज सब कुछ रिकॉर्डेड। नहीं सॉल्व हो रहा है क्या बच्चों? एनसीईआरटी के 10.4 10, 11, 12 करना था, 3 क्वेश्चंस। बुक खरीद लो यार। रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। तो वहां पर उन्होंने वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं। तो जब वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हों, तो पहले आप ये एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर निकाल लेना, ये एक वेक्टर निकाल लेना, एक वेक्टर निकाल लेना। उसके बाद तो डायरेक्ट फार्मूला है, किसी भी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स के अलोंग 2 वेक्टर्स निकाल लो। तो उसके बाद तो आपको फार्मूला पता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कितना होता है। बहुत टाइम लगा दिया बच्चों, हो गया थर्ड चेक करते हो। अब बच्चों इस तरह से क्या है ना, आप लोगों से वर्कशीट्स भी कराएंगे। जैसे आप लोगों ने जो पढ़ा चीज मैथमेटिक्स में, तो एक बार पता चल जाने के बाद, इंफॉर्मेशन होने के बाद में उसको अप्लाई करना है। तो मैं वर्कशीट दूंगा, उस वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे, आप लोग डिस्कस करते जाएंगे। वेक्टर्स एंड 3D तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें आपके मैथमेटिक्स में। अभी तो वेक्टर्स बताया गया, फिर 3D बताया गया। अब भाई देखो आगे की कुछ बात करते, कर लेना तुम लोग। कोई डाउट आ रहा है क्या? आंसर कैलकुलेशन एरर हो सकती है बेटा, आप एक बार चेक करना फिर बताना। अब मैं और आपको कुछ बातें बता दूं, फिर आगे देखना क्या करना है। सुनो, अभी आपको क्या बताया गया? प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स बताया मैंने, ध्यान समझना। 2 वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करो कि उसका प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको आप a डॉट बी बोलते हो, a डॉट बी से डिनोट करते हो। 2 वेक्टर्स को इस तरह से, 2 वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करो कि उनका जो प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो a क्रॉस b है। अब आपको दे रहा हूं 3 वेक्टर्स, और 3 वेक्टर्स आर गिवन टू यू, और 3 वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करो कि उनका जो प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आए। 3 वेक्टर्स हैं बच्चों, एक वेक्टर है a1i का प्लस b1j का प्लस c1k का, एक वेक्टर है b a2i का प्लस b2j का प्लस c2k का, एक वेक्टर है c a3i का
प्लस B3J का प्लस C3K का। अब आपको करना क्या है बच्चों, इन तीन वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि इनका जो प्रोडक्ट हो ना, आउटपुट, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब तीन वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि उनका जो प्रोडक्ट हो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो देखो, कोई भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, ये एक वेक्टर आएगा, इसका एक तीसरे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो ये क्या आएगा, A डॉट B क्रॉस C, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि B क्रॉस C वेक्टर है, इसका A के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी। ये हमारी क्या है, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और A डॉट B क्रॉस C को, A डॉट B क्रॉस C को हम लोग डिनोट किया करेंगे बॉक्स ABC, कुछ कॉमा वॉमा नहीं लगाना है, सिर्फ डिस्टेंस पर लिख देना, बॉक्स ABC से डिनोट करते हैं, सर स्टैंडर्ड नोटेशन है। हाँ, ये बॉक्स ABC से डिनोट करेंगे, A डॉट B क्रॉस C इज डिनोटेड एज बॉक्स ABC। और बच्चों, आप B और C का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, वो एक वेक्टर आएगा, वो निकालना आता है आपको, उसका A के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो जो रिजल्ट आएगा एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, दैट स्केलर क्वांटिटी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और वो जो प्रोडक्ट आएगा ना A डॉट B क्रॉस C, that comes out to be equal to determinant A1 B1 C1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो होगी A2 B2 C2, और थर्ड रो होगी A3 B3 C3। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया बच्चों, तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई किया कि जो प्रोडक्ट है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A डॉट B क्रॉस C। ठीक है, अब A डॉट B क्रॉस C से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, नोट करेंगे। हेडिंग डालिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सीबीएसई में तो ये नहीं है, हाँ सॉरी एंड में दिया है अभी, उसको अभी चेक कर लेंगे, अभी मैंने फाइनल वाला पूरा पढ़ा नहीं था क्या क्या डिलीटेड है, तो बुक में तो है, लास्ट में दिया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये समझ में आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, अब इसके बारे में और कुछ बातें बता दो। अच्छा, ये जो डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में आया है, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज डिलीट हो गई, चलो अच्छी बात है, हमें तो पढ़ना है बच्चे, क्योंकि ये तो तुम्हारे एनडीए में भी आएगा, इंजीनियरिंग में तो है ही, इंजीनियरिंग में तो सब कुछ है, तो डिलीटेड तो पढ़ना ही पढ़ना है। और स्पेशली जो आप लोग बिट्स की बात कर रहे थे ना, बिट्स पिलानी का जो पेपर का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें उसका जो है पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, सिलेबस थोड़ा अलग है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, वो और कवर करना पड़ता है। उसके बाद मतलब आप सोचो कि जेई मेंस की तैयारी के बेसिस पर उसमें आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, उसके लिए थोड़ा एफर्ट्स अलग से भी लगाने पड़ेंगे आपको बिट्स पिलाने के लिए, मैं बताऊंगा। अच्छा, तो ये हो गया भाई। अब देखो भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप लोग को पता है ना, A डॉट B क्रॉस C से डिनोट करेंगे, तो आपको बताया क्या गया था, ध्यान से सुनना, किसी भी डिटरमिनेंट में अगर टू रोज के एलिमेंट सेम हो तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 0 होता है। ऐसे ही इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर कोई भी दो वेक्टर सेम हो, A डॉट A क्रॉस B हो, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब A डॉट A क्रॉस B, ए बॉक्स ए बी का मतलब क्या हुआ, A डॉट A क्रॉस B। आपको वैसे मैंने बता रखा था कि A क्रॉस B जो वेक्टर आता है वो A वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे आप डिटरमिनेंट से कंपेयर करो, ए बॉक्स ए बी जब आप पता करोगे तो डिटरमिनेंट पहले वाले वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होंगे आई कैप जे कैप के कैप के, तो फर्स्ट रो, दूसरा वाला वेक्टर भी ए वेक्टर है, तो सेकंड रो के एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ सेम हो जाएंगे, तो वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब आप ये नोट कर सकते हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी अगर दो वेक्टर सेम है तो वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आएगा। हाँ दिखा देते हैं, ये लो हाँ बिल्कुल, A डॉट A क्रॉस B हो जाएगा। फिर
ए क्रॉस बी जीरो किसने कहा? ए क्रॉस बी और ए वेक्टर, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन और ए वेक्टर की डायरेक्शन में कितना एंगल होता है? ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? हाँ ए क्रॉस बी, हाँ 90 बनेगा ना। ए क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है ना, और दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका स्केलर परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। होता है नहीं होता है? ठीक बात है ना भाई। अब भाई देखो ये तो मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा और ए वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर अगर ये है तो ए क्रॉस बी वेक्टर ये है, ये ए क्रॉस बी, इनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, और दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। ये अलग तरीके से भी समझ लो। अभी मैंने क्या बताया था, अभी ये स्लाइड देखो ये वाली, इसमें ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं, तो ए डॉट बी क्रॉस सी बॉक्स ए बी सी किसके इक्वल है? डिटरमिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3। ए वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट फर्स्ट रो में, दूसरे वाले वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट सेकंड रो में, और डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। कोई भी टू रोज के एलिमेंट्स या टू कॉलम्स के एलिमेंट सेम हो तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो जब आप इसकी बात करोगे बॉक्स ए ए बी, तो वहां पर क्या हो जाएगा? दो डिटरमिनेंट के दो फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम हो जाएंगे, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। तो अब आप इसको ऐसे याद रखें। दूसरी बात, अगर बच्चों दो वेक्टर्स आपके पैरेलल हो, क्या कंडीशन होती है? अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, one vector can be written as scalar times the other. If two vectors are parallel, then one vector can be written as scalar times the other vector. मतलब बी वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होंगे आई कैप जे कैप के कैप के, और ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स होंगे आई कैप जे कैप के कैप के, वो प्रोपोर्शनल होंगे। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 होगा in case of parallel vector. One vector can be written as scalar times the other vector. ठीक है, पैरेलल की कंडीशन है ये। अच्छा, और अगर ऐसा हो जाएगा तो फर्स्ट, अच्छा दो मान लो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है हमारा ए बी सी, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर, तो क्या हो जाएगा? अगर ए और बी पैरेलल है, फर्स्ट रो और सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? डिटरमिनेंट्स के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तब भी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या आएगी? जीरो आएगी। मतलब इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर कोई भी दो वेक्टर्स आपके पैरेलल हो तो वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है? जीरो। वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है जीरो। ठीक बात है भाई। अच्छा नेक्स्ट, ये जो बॉक्स एबीसी आप निकालते हो ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो एक वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड को डिनोट करता है। पैरेललोपिपेड क्या होता है यार? देखा है कभी 3D में? क्यूब को देखा है? क्यूबॉइड बना दो और उसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दो साइड्स को, तो पैरेललोपिपेड बोलते हैं उसको। वो ऐसे बनता है। गलत हो गया, ये ऐसे बनता है। एक मिनट यार, नहीं यार नहीं बनाऊं। अरे यार मैं मर गया। पैरेललोपिपेड ठीक है, ऐसे ही बनता है क्यूब टाइप। ये साइड्स अलग अलग है और थोड़ा सा टिल्ट कर दो साइड को, वो कर दो आप क्या डिस्प्लेस टाइप का, वो आप तो वो करते हो ना इलास्टिसिटी में कुछ, तो ये पैरेललोपिपेड बनेगा। ठीक है, इसकी जो है ये जो एक ही पॉइंट से निकलने वाली साइड है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, तो इसका वॉल्यूम जो आता है ना, वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपिपेड कम्स आउट टू बी इक्वल टू बॉक्स एबीसी। ज्योमेट्रिकली इसको प्रूव भी करते हैं आगे चल करके, वॉल्यूम और एरिया जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एरिया तो बनाया था। वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड इज इक्वल टू होता है बॉक्स एबीसी, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी के इक्वल होता है। और बच्चों अगर ये तीनों की तीनों ए बी सी एक ही प्लेन में आ जाए तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। बॉक्स होता है ना, उसको दबा दो तो वो तीनों एक ही प्लेन पर आ जाएंगे साइड, तो वॉल्यूम हो जाएगा जीरो। मतलब ये हो जाएगा अगर ये तीनों वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर एक ही प्लेन में हो, मतलब कोप्लेनर हो, तो बॉक्स एबीसी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तीन वेक्टर्स को कोप्लेनर चेक करने का। एक ही प्लेन में तीनों वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर हैं, ये चेक करना है। तो आपको क्या लिखोगे, इफ लिखो, इफ द वेक्टर्स A vector, B vector and C vector are coplanar, then box ABC will be zero. Box ABC will be zero. Scalar triple product A dot B cross C will be equal to zero. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन दे रहा हूं इस पर बेस्ड, कोप्लेनर पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड लैम्डा इफ द वेक्टर्स, ये नोट कर लिया, बॉक्स एबीसी जीरो आएगा। क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा इफ द वेक्टर्स, if the vector find lambda if the vectors a लिखो भाई, या सॉरी वेक्टर्स में ए बी सी से डिनोट नहीं किया इन्होंने, ये लिखा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3k कैप आर कोप्लेनर। क्वेश्चन ये है बच्चों, हमें लैम्डा पता करना है अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो आपको जो अभी रिजल्ट बताया है उसको यूज करें। इन तीनों वेक्टर्स को अगर कोप्लेनर होना है तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो जीरो। क्या बेटा, निकालने नहीं डॉट यहां से, एंड आई कैप प्लस लैम्डा जे, क्या नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में आएगा। अच्छा तुम्हारी क्लास मिस हो गई क्या? पहली क्लास पहली नहीं किया है? पहली। अच्छा ये तुम्हारी पहली क्लास है, तुम्हारी भी पहली है बेटा, इसके एक बार वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है? हैं? और या तो इसे आनंद से मदद ले लेना, केमिस्ट्री में भी यही मदद करेगा। 15 ये तो अच्छा कि हमने क्लास रिकॉर्ड कर दी है, आप ये देख लेना उसको, आप कुछ दिनों बाद हम उसको प्राइवेट कर देंगे। प्राइवेट वीडियो ऐसे थोड़ा दे देंगे हैं? अभी तो वॉच टाइम बढ़ाने के लिए दे रखा है मैंने। क्या करें? नहीं बहुत लोग देखेंगे बेटा, अभी तो देखना जैसे जैसे जो है ना टीचर क्लास बंद हो जाएगी उसके बाद तो इशिता रात दिन देखती रहेगी। हाँ ये तो अभी भी देखती, ये तो बहुत हेल्प कर रही है मेरी। ये क्या करती है, जितनी भी डिवाइसेज है इसके घर में सब में अपना मेरा वीडियो चला देती है। 4 घंटे 4000 घंटे तो यही पूरा कर देगी। बड़ा कछुए की चाल से बढ़ रही है मेरी वॉच टाइम की घंटे। कहाँ क्या देख रही हो तुम? पता नहीं यार, अरे होता है ऐसे। देखो वॉच टाइम वगैरह तो तभी बढ़ता है जब कोई पब्लिक डोमेन में जाता है कोई वीडियो, तो वो जब तक कोई दूसरा नहीं देखना शुरू करेगा तब तक नहीं बढ़ता। चैनल तो बता दिया था यार अनंत, यार तुम सब्सक्राइब करो यार, एक सब्सक्राइबर तो बढ़ा दो। $15 is the right answer. मिल गया सबसे पुरानी है। ओ भाई बहुत पुराना वीडियो है। आज वाले आ रहे हैं तो सबका बनाने के लिए ये सारी क्लासेस। ओके ये भाई इसको बता देना ध्रुव को, तुमने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, कर रखा है? अरे वाह यार 15 आ रहा है भाई, 15 है करेक्ट आंसर। 15 आया, आ गया गौतम, 15 आ गया। अंश नहीं आ रहा है, देखो क्या करना था, कोप्लेनर है ना, तो डिटरमिनेंट 1 -1 1 3 1 2
1 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्सपांड करो बेटा, इसके बाद लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। भाई देखो, अगर वेक्टर्स को कोप्लेनर होना है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 करोगे तो वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सिर्फ फार्मूला याद करना है। तो अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बताइए। अब भी रुक जाओ 2 मिनट, 2 ही मिनट का है। सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला बताना है बस। देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो है आएगा, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका फार्मूला कैसे लिखना है, फार्मूला याद करने के लिए ध्यान दो भाई। जो ये ब्रैकेट के अंदर है ना, उनमें से एक वेक्टर माइनस दूसरा वेक्टर लिख देना, फार्मूला याद करने के लिए है। और बी वेक्टर का जो कोफिशिएंट आएगा वो रिमेनिंग जो ए और सी वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट सी ऑफ बी वेक्टर। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। माइनस सी वेक्टर का अगर कोफिशिएंट लिखना है तो जो बचे हुए वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट। सिर्फ ये फार्मूला लिख लेना है, इसी का यूज करना है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल होता है? हाँ, रिकॉर्ड हो गया। अब मैं एंड कर रहा हूं, अभी बता देता हूँ बेटा। हाँ, 9 to 2 क्लास है।